हेलो 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 एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं पार्ट 3 को, जहाँ पे हम देखेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। आज ही हमने पार्ट 2 को कवर किया, जो कि हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक कवर किया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तक। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स को देखते हैं। ठीक है, हम आपको इसको डायग्राम के हिसाब से सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, एवरीथिंग। आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चा। और अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चाहिए फॉर नीट और फॉर CUET और फॉर बोर्ड्स, आप प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं आपके लिए वो सेशन ले आऊँगी। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ज़रूर ले आऊँगी इस चैप्टर्स के, और टॉपिक वाइज ले आऊँगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस में अलग से ले आऊँगी, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, बस लगे रहो और साथ में पढ़ते रहो। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स का देखते हैं। टेकन द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पिच में आपकी एक पिच की जो लेंथ होती है, जो आपके डीएनए की एक टर्निंग होती है बेटा, उसको पिच कहते हैं। एक पिच की जो लेंथ होती है दैट इज़ 3.4 नैनोमीटर, और जिसमें होते हैं 10 बेस पेयर्स, यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी बेटा? 0.34 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 10⁻⁹ मीटर। तो वही लिखा है 0.34 नैनोमीटर कहो, या फिर 0.34 × 10⁻⁻9 मीटर कहो। द लेंथ ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स इन ए टिपिकल मैमेलियन सेल, मतलब हमारे सेल में बोल दो, वी आर ऑल्सो मैमल्स, ओके, इज कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट करते हैं अपने डीएनए के लेंथ को? कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? सिंपली मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, जितना हमारे अंदर बेस पेयर्स हैं, विद द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स, दैट इज़ 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, हमारे डिप्लॉयड सेल में बेटा 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं। हमारी टिपिकल मेमेलियन सेल मतलब क्या बेटा? एक डिप्लॉयड सेल। एक टिपिकल सेल क्या होती है? एक डिप्लॉयड सेल। ठीक है, तो एक टिपिकल मेमेलियन सेल जो कि डिप्लॉयड सेल होता है, हमारे अंदर 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स हैं बेटा, और 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच में इतनी डिस्टेंस है। तो हमारी डीएनए की लेंथ कितनी आ जाएगी? 2.2 मीटर्स। ठीक है, 2.2 मीटर्स इज़ द लेंथ ऑफ आवर डीएनए। और जो लेंथ है बेटा, आप ये खुद सोचो कि द लेंथ इज़ फार ग्रेटर दैन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस। हमारा न्यूक्लियस इतना छोटू सा, सोच लो आप बेटा 2 मीटर का कपड़ा लेते हो, 2 मीटर का दुपट्टा लेते हैं लड़कियां, है ना, और आप सोचो कि हमारी जो न्यूक्लियस है उसकी जो डायमेंशन है दैट इज़ ओनली 10⁻⁻6 मीटर। बेटा इतने छोटे से स्पेस में, इतने छोटे से न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए को हम कैसे उसमें एडजस्ट करेंगे, कैसे उसमें डालेंगे? अ लेंथ इज़ फार ग्रेटर दैन द डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻6 मीटर। हाउ अ सच लॉन्ग पॉलीमर पैकेज इन अ सेल। तो इसी की बेसिस पे हम पढ़ते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। फाइन, अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपको कि जो लेंथ है ई कोलाई के डीएनए का 1.36 नैनोमीटर दिया है। ठीक है, लेंथ ऑफ डीएनए इतना दिया है। कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स? येस, हम इसको डिवाइड कर दें 0.36 नैनोमीटर से, तो हमें बेस पेयर्स मिल जाएगा। बेटा जिस तरह हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव 0.34 से डिवाइड कर देंगे तो हमें बेस पेयर मिल जाएगा। जिस तरह से हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर से इनटू टोटल नंबर ऑफ बेसिस से मल्टीप्लाई किया था, बेस पेयर से मल्टीप्लाई किया था, तो हमें टोटल पूरा डीएनए का क्या मिल गया था? लेंथ मिल गया था। आप बेस पेयर ले लो या फिर आप न्यूक्लियोटाइड ले लो। समझ में आई बात? मैं क्या कह रही हूँ कि आप बेस पेयर ले लो या फिर आप जो है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ले लो। बेस पेयर भी चलेगा या फिर न्यूक्लियोटाइड, इनटू 2 कर दोगे तो न्यूक्लियोटाइड का टोटल नंबर आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, लेकिन यहाँ पे बेस पेयर्स लो, यहाँ पे बेस पेयर्स दिया है तो आप बेस पेयर्स लोगे, उसको 2 कॉन्जिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड के बीच में N2 बेसिस के बीच में जो डिस्टेंस होंगे बेटा, उनके से मल्टीप्लाई कर दोगे।
बेटा जो दो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस होगा वही तो दो N2 बेसिस के बीच का डिस्टेंस होगा। ऑफ कोर्स सी बात है, आप दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस बोलो या फिर आप दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस बोलो, बात सेम है। तो यहाँ पे आप बेस पेयर ले लो या फिर न्यूक्लियोटाइड ले लो, बात सेम है। ठीक है, चलो इतना मत समझो। ठीक है, मैंने आपको जो बोला आप बस इतना जानो कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ आप उस पर फोकस करो। अगर ई कोलाई के डीएनए का लेंथ आपको, मैंने तो बता दिया आपको ये चीज़। चलो अब बात करते हैं प्रोकैरियोट्स। वाई दिस इज़ हैंग कर रहा है थोड़ा सा। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जैसे कि ई कोलाई की बात करते हैं, दे डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, ई कोलाई क्योंकि प्रोकैरियोट होते हैं, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन बेटा यहाँ पे डीएनए भी स्कैटर्ड नहीं होता सेल के अराउंड। भाई न्यूक्लियस नहीं है तो रखोगे कहाँ डीएनए को? रखने के लिए जगह है ना प्रोकैरियोट्स में, बिल्कुल है। डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है बेटा, याद रखना, डीएनए इज़ अ नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इज़ हेल्ड विथ सम प्रोटीन्स। ठीक है, उसको कुछ प्रोटीन्स बाइंड करके रखते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होती है। वो प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होती हैं, दैट इज़ वाई वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अट्रैक्ट होते हैं, बाइंड होके रखते हैं। ठीक है, एक रीजन में वो होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स। ठीक है, बड़े बड़े लूप्स में ऑर्गेनाइज होते हैं, हेल्ड बाई प्रोटीन्स। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। बेटा मान लो कि ये आपका प्रोकैरियोट का सेल है। ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपका प्रोकैरियोट का सेल है और यहाँ पे आपका ये इस न्यूक्लियोइड वाले रीजन में आपका डीएनए लार्ज लूप्स में ऐसे अरेंज होता है। ठीक है, जो कि बाइंड होता है एक नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, उसको ऐसे बाइंड करके रखती है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज, और जो ये डीएनए होता है वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। बेटा ये नॉन बेसिक प्रोटीन होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन बेसिक हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इधर एनसीईआरटी में दिया नहीं है ये चीज़, है ना। यूकैरियोट्स के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है बेटा। देयर इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स, ठीक है, जिन्हें हिस्टोन्स कहते हैं। अ प्रोटीन एक्वायर्स बेटा एक और चीज़ आप याद रखना कि ये प्रोटीन्स जो होती हैं ना, जो मैंने आपको बताया, वो पॉलीअमीन्स होती हैं क्योंकि उसमें अमीन्स ग्रुप होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अमीनो ग्रुप होते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा बेसिक अमीनो ग्रुप होगा उतना ज़्यादा बेसिक प्रोटीन होगा, है ना। तो अ प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज विद चार्ज साइड चेन्स। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि प्रोटीन जो होता है वो चार्ज एक्वायर करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये डिपेंड करता है कि कितने अमीनो एसिड उसमें आए। ठीक है, तो उनकी जो बेसिसिटी होती है, उनके जो चार्ज होते हैं, वो डिपेंड करता है उसमें कितना अमीनो ग्रुप लगा है। जितना ज़्यादा बेसिक अमीनो ग्रुप होगा उतना ज़्यादा बेसिक प्रोटीन। और क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं NH3+, जितने NH4+, जितने ज़्यादा ये ग्रुप होंगे उतने ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होंगे। तो ये बेसिक अमीनो एसिड्स जो होती हैं वो होती हैं लाइसिन, आर्जिनिन। तो हमारा हिस्टोन पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि हिस्टोन जो होती है बेटा वो दो अमीनो एसिड्स में रिच होती है। एक का नाम होता है लाइसिन, एक का नाम होता है आर्जिनिन। ठीक है, ये दोनों क्या होती है? बेसिक अमीनो एसिड होती हैं। बोथ द अमीनो एसिड रेसिड्यूज कैरी द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इन देयर साइड चेन्स। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टेमर। जो हिस्टोन होता है बेटा, हिस्टोन क्योंकि नाम ऑक्टेमर है तो ऑक्टा मतलब होता है 8, ऑक्टा का मतलब होता है क्या? 8। तो यहाँ बोला है कि हिस्टोन इस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं कि वो एक यूनिट बनाते हैं 8 मॉलिक्यूल्स का, जिसे हम हिस्टोन ऑक्टेमर कहते हैं। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टेमर का फ़ोटो मैं आपको दिखाती हूँ। बेटा आप देख सकते हैं आपका हिस्टोन ऑक्टेमर है, आपके एनसीईआरटी में भी पिक्चर दिया हुआ है। आप ये देखो, ये आपका एक हिस्टोन ऑक्टेमर है। ठीक है, ये क्या है? आपका ऑक्टामर है, हिस्टोन का ऑक्टामर है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि जो आपकी हिस्टोन्स होती हैं वो एक 8 मॉलिक्यूल का यूनिट बनाती है जिसे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है,
हिस्टोन ऑक्टेमर की हम न्यूक्लियोसोम कब कहेंगे, जब इसके अराउंड डीएनए रैप हो जाएगा तब। इस हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड जब डीएनए रैप हो जाता है बेटा, पूरा डीएनए नहीं, कुछ लेंथ ऑफ डीएनए, अभी उसको भी डिस्कस करते हैं हम, ठीक है, उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। वैसे हिस्टोन ऑक्टेमर की डिटेल पिक्चर दिखा रही बेटा, ये आपका हिस्टोन ऑक्टेमर है ना। तो यहाँ पे देखो, ये आपके 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन लगे हैं जो कि बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टेमर बना दिया। अब आप ये चीज़ देखो यहाँ पे कि आपके हिस्टोन होते हैं H1, H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। आपका H2A, H2B, H3, H4 ये दो मॉलिक्यूल हर एक का हिस्टोन ऑक्टेमर बनाता है, लेकिन H1 जो होता है वो लिंकर डीएनए में हेल्प करता है। जब दो हिस्टोन के ऑक्टेमर, ठीक है, ऐसे डीएनए रैप है अराउंड इनके, ठीक है, डीएनए ऐसे रैप है इनके अराउंड ऐसे, तो यहाँ पे H1 हिस्टोन होता है जो कि लिंकर डीएनए की तरह काम करता है। इसके अंदर इसको रैप करने के लिए कौन होता है, H1 हिस्टोन। तो हिस्टोन के कितने टाइप्स होते हैं बेटा, H1, H2, H2B, H3, H4, ठीक है बेटा। यहाँ पे H2A, H2A, H2B, H3, H4 के हर एक के दो मॉलिक्यूल हिस्टोन ऑक्टेमर बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, डीएनए उसके अराउंड ऐसे रैप हो जाता है, पैकेज हो जाता है ना। और ये जो है दूसरे हिस्टोन से इस तरह से ऐसे जब कनेक्ट होगा बेटा, तो यहाँ पे ये आपका H1 हिस्टोन है जो एक लिंकर डीएनए की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, इस जो इन दोनों के बीच के अटैचमेंट वाला डीएनए है, मैं आपको भी फ़ोटो दिखाती हूँ उसको क्लियर। देखो बच्चे, यहाँ क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका H1 हिस्टोन है, ठीक है। यहाँ पे इसको रैप करने के लिए आपका H1 हिस्टोन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस डीएनए को जो बीच में है, दोनों के बीच में दो ऑक्टेमर्स के बीच में जो है दो न्यूक्लियोसोम कहेंगे बेसिकली। ऑक्टेमर्स तो जब डीएनए रैप नहीं होता तो उसको ऑक्टेमर कहते हैं, जब डीएनए अराउंड उसके अराउंड रैप हो जाता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, ये जो है आपका, इसको हम कहेंगे लिंकर डीएनए, ठीक है, लिंकर डीएनए। और ये जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं ना, ये अगर आप इसको डीएनए के अंदर इसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करो तो ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो इसी को हम कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं। बेटा हमें हिस्टोन ऑक्टेमर समझ में आ गया, आपको न्यूक्लियोसोम समझ में आ गया। अ नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर, क्योंकि हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो उनका ऑक्टेमर भी पॉजिटिवली चार्ज होगा बेटा, क्योंकि वो हिस्टोन से ही बन रहा है ना। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप हो जाता है हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड, तो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियोसोम में कंफ्यूज मत होना। न्यूक्लियोइड वो रीजन होता है बेटा जहाँ पे नॉन बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स अपने डीएनए को, प्रोकैरियोट्स में डीएनए को रैप करती हैं लार्ज ग्रुप्स में, ठीक है। और न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 200 बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बताती हूँ कि पूरा जो डीएनए होता है बेटा वो एक न्यूक्लियोसोम के अराउंड रैप, एक ऑक्टेमर के अराउंड रैप नहीं हो सकता, ठीक है। हमारे अंदर 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स है बेटा, ठीक है। आप समझ रहे हो कितने ज़्यादा बिलियंस ऑफ बेस पेयर्स हैं, और जिसमें से सिर्फ 200 बेस पेयर एक ऑक्टेमर के अराउंड रैप होता है। यानी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑक्टेमर होंगे जिनके अराउंड ये डीएनए रैप होगा और जो न्यूक्लियोसोम बनाएंगे, है ना। तो हमें अंडर द माइक्रोस्कोप बहुत सारे न्यूक्लियोसोम दिख रहे होंगे जो कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर की तरह अपीयर होते हैं। समझ में आ गया। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। न्यूक्लियोसोम जब रिपीट होते हैं बहुत सारे, उनको कंडेंस किया जाता है, उनको और पास लाया जाता है तो क्रोमैटिन फॉर्म करते हैं, फिर क्रोमैटिड बनता है, फिर क्रोमोसोम बन जाता है। अभी मैं आपको बताती हूँ। थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर बॉडीज़ विच इज़ सीन इन द न्यूक्लियस, ठीक है। क्रोमैटिन क्या होते हैं, जो स्टेन्ड कलर्ड बॉडीज़ होती हैं थ्रेड लाइक, उसे क्रोमैटिन कहते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोसोम इन दी क्रोमैटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियोसोम होती हैं क्रोमैटिन क्या होता है बेटा, जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम हैं पास आ गए तो वो क्रोमैटिन फॉर्म करते हैं बेटा, और उसको जब अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे तो जो न्यूक्लियोसोम्स आपको दिखेंगे वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक है। क्रोमैटिन क्या होती है, क्रोमैटिन होती है कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियोसोम्स। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जब पास आ जाते हैं तो क्रोमैटिन बनाते हैं,
जो कि एक थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडी की तरह दिखता है, ठीक है, विच इज़ अ थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडी, ठीक है। थियोरेटिकली हाउ मेनी सच बीड्स और न्यूक्लियोसोम डू यू इमेजिन प्रेजेंट इन अ मैमेलियन सेल? बेटा एक के अराउंड 200 बेस पेयर हैं, ठीक है, एक के अराउंड कितने हैं, 200 बेस पेयर हैं। तो हमारे 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर कितने के अराउंड होंगे भाई? एक के अराउंड 200 बेस पेयर हैं, तो कितने के अराउंड हमारे 1/200 इंटू 6.6 इंटू 10⁹ से कैलकुलेट कर लो कि हमें कितने हमारे अंदर बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे, यानी कि न्यूक्लियोसोम होगा। द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज़ पैकेज टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है। इनको पैकेज किया जाता है क्रोमैटिन के अंदर, इनको मतलब ये जो होते हैं ना, ये और पैक होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स बनाते हैं, जो कि फर्दर कॉइल्ड हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं मेटाफेज स्टेज पे सेल डिवीज़न के, और क्रोमोसोम बनाते हैं। तो बेटा क्रोमोसोम तब बनता है जब सेल डिवीज़न होती है, ठीक है। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है, तुम्हारा डीएनए ऐसे ही होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। हमारा डीएनए इज़ एज इट इज़ प्रेजेंट, लेकिन जब सेल डिवीज़न हो रही होती है तुम्हारी डीएनए की पैकेजिंग हो रही होती है बेटा, क्योंकि उसको हमें क्या करना है, आगे भी भेजना है, ठीक है। हमें क्या करना है, अपने प्रोजेनी में भेजना है, सेल की प्रोजेनी में भेजना है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं तो क्रोमोसोम बनता है बेटा। पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। बेटा यहाँ पे बोला गया है, ध्यान रखना इस बात का, कि जो क्रोमैटिन को हम हायर लेवल पे जब पैकेज करते हैं उसको क्रोमोसोम बनाने के लिए, जिनके लिए बहुत सारी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं बेटा, उनको हम कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। समझ में आया? क्रोमैटिन जो होती हैं बेटा, वो फर्दर पैकेज होती हैं, क्रोमैटिन फाइबर बनाती हैं, और वो फाइबर्स फर्दर कॉइल्ड होती हैं, कंडेंस्ड होती हैं, क्रोमोसोम बनाती है ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न, मेटाफेज स्टेज पे बनाती हैं, ठीक है। पैकेजिंग जो होती है क्रोमैटिन की बहुत हायर लेवल पे बेटा, इट रिक्वायर्स अ सेट ऑफ प्रोटीन, जो कि कलेक्टिवली जिन्हें बोला जाता है, देखो ये किसी प्रोटीन का नाम नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन का नाम है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, NHC प्रोटीन्स, जो कि पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन में हेल्प करती हैं एट द हायर लेवल। टिपिकल न्यूक्लियस में सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड। अब बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन का। फाइन, यहाँ पे बोला बेटा इन अ टिपिकल न्यूक्लियस कुछ रीजन ऐसे होते हैं क्रोमैटिन के, कि जैसे कि मैंने पढ़ाया आपको, क्रोमैटिन जो होते हैं बहुत पैकेज्ड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसोम जो होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे रीजन होते हैं क्रोमैटिन के जो लूजली पैक्ड होते हैं बेटा, और जो लाइटली स्टेन होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं यू क्रोमैटिन, ठीक है। और क्रोमैटिन जो बहुत डेंसली पैक्ड होते हैं और जो स्टेन हो जाते हैं डार्कली, क्योंकि वो स्टेन को रिटेन करते हैं तो स्टेन हो जाते हैं डार्क। जो चीज़ बहुत ज़्यादा पास है, उसको आप स्टेन करोगे तो वो स्टेन डार्क हो जाएगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है। और जो चीज़ बहुत दूर है, उसको स्टेन करोगे तो वो लाइटली स्टेन होगा, उसको हम कहेंगे यू क्रोमैटिन, ठीक है। यू क्रोमैटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन, वेयर एज हेटेरोक्रोमैटिन इज इनएक्टिव। ऐसा क्यों बेटा? इसलिए कहा क्योंकि देखो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बाइंड करने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसको चाहिए जगह। अब जो लूजली पैक्ड होगा बेटा, वहाँ पे जाके ये ईज़िली यहाँ पे आ सकता है बीच में, ठीक है। तो जहाँ पे ये आके बैठ जाएगा ईज़िली जगह लेके, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्रोमैटिन क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो जाएगा, है कि नहीं? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो जाएगा क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, बैठ जाएगा ईज़िली जगह लेके, ठीक है। तो लूजली पैक्ड इसीलिए बोला गया है कि जो यू क्रोमैटिन होता है, जो लूजली पैक्ड होता है, लाइटली स्टेन्ड होता है, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है बेटा। मगर जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है, क्योंकि वो बहुत दूर पास एकदम से कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहाँ पे आके जगह लेके बैठेगा बताओ? नहीं बैठ पाएगा, जिसकी वजह से हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है बेटा, ठीक है।
द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें साइंटिस्ट के नेम हैं, बहुत याद रखना है आपको अच्छे से इसको याद रखना है, ठीक है। देखो न्यूक्लिन, जैसे कि मैंने बताया कि 1869 में, आई होप आई एम करेक्ट, कि न्यूक्लिन उन्होंने डिस्कवर किया था मिस्टर ने, एंड जो प्रपोज किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल, वो दोनों सेम थे ऑलमोस्ट, राइट। बट द डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल टुक लॉन्ग टू डिस्कवर एंड प्रूव इट, मतलब डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूव करने में बहुत टाइम लग गया, बहुत साल लग गया, ठीक है। 1926 में क्या हुआ, द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच्ड द मॉलिक्यूलर लेवल, प्रीवियस डिस्कवर्स बाय ग्रेगोर मेंडल। अभी ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो पहले पढ़ते हैं, ठीक है। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था बेटा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बेटा, जैसे कि बोला गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब कि ट्रांसफॉर्म करने का जो प्रिंसिपल है बेटा वो क्या है, ठीक है। इनके एक्सपेरिमेंट में क्या किया था बेटा कि 1928 में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे किया था, जो कि निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्होंने उसके 2 स्ट्रेन्स लिए थे, एक स्ट्रेन लिया था, मैं साइड में समझा रही हूँ बेटा, एक स्ट्रेन लिया था एस स्ट्रेन इसी बैक्टीरिया का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, और एक लिया था आर स्ट्रेन, ठीक है। इसको बोला रफ स्ट्रेन, इसको बोला स्मूथ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन क्यों बोला बेटा, क्योंकि इसके अराउंड एक कवरिंग थी ग्लाइकोकैलिक्स की, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कवरिंग थी, जिसके वजह से ये वायरुलेंट था। वायरुलेंट का मतलब ये पैथोजेनिक था, मगर रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया पैथोजेनिक नहीं था। इसके अराउंड कोई भी कपड़ा या टोपी नहीं था, कोई भी ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर नहीं थी, कोई भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड नहीं था। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है बेटा, एक तरह का पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है, म्यूकस का बना होता है, इसलिए इसको म्यूकोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने इसको एस स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन लिया। अब क्या किया उन्होंने, एक चूहा लिया, ठीक है। अब एस स्ट्रेन क्योंकि वायरलेंट था, पैथोजेनिक था, तो इस बैक्टीरिया को इस चूहे में इंजेक्ट किया तो ये चूहा मर गया, और वही होना था, मर जाना था, क्योंकि ये पैथोजेनिक था बेटा। एस स्ट्रेन क्या था, जानलेवा स्ट्रेन था बैक्टीरिया का, मार देता उसको, निमोनिया कर देता, मार देता, है ना। रफ स्ट्रेन बेटा, इसके पास क्योंकि कोई ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर नहीं थी, तो ये वायरुलेंट नहीं था बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि माइस में जब जाता है तो माइस जिंदा रह जाती है। हाँ, चलिए स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं कि जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, देखो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड चेंज इट इन फिजिकल फॉर्म। मैंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नीमोकोकस भी बोलते हैं, जब उसको कल्चर किया गया प्लेट पे, तो कुछ स्मूथ शाइनी कॉलोनीज प्रोड्यूस हुई और कुछ रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस हुई, क्योंकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास एक म्यूकस, एक पॉलीसैकेराइड की कोट थी, लेकिन आर स्ट्रेन के पास वो कोट नहीं थी। तो जिस माइस को एस स्ट्रेन से इन्फेक्ट किया जा रहा था वो मर जा रहा था निमोनिया की वजह से, क्योंकि वो एस स्ट्रेन वायरलेंट था बेटा, ठीक है। बट माइस इन्फेक्टेड विद आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया, और वो निमोनिया इन्फेक्शन से नहीं मरा, ठीक है। लेकिन जब देखो एस स्ट्रेन डाला तो माइस मर गया, जो कि ठीक है, होना था। आर स्ट्रेन डाला, माइस जिंदा रहा, क्योंकि आर स्ट्रेन वायरलेंट नहीं था, ठीक है। तो उसको इसलिए चूहे को कुछ नहीं हुआ, चूहे को निमोनिया नहीं हुआ। लेकिन अगर फिर एस स्ट्रेन को हीट किल करके मारा, मतलब उस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया उसको, उसकी, तो तब भी माइस जिंदा रहा, जो कि होना था। ओके, इट्स ओके, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। लेकिन जब उसने हीट किल एस स्ट्रेन को, आर स्ट्रेन को ज़िंदा रखा, क्योंकि ये नॉन वायरलेंट था बेटा, और ये इसको हीट कर दिया, तो इसके अंदर भी नॉन वायरलेंट, मतलब इसके अंदर भी पैथोजेनिक कैरेक्टर ख़त्म हो जाएंगे हीट किल करने के बाद। जब इसको माइस में डाला, लेकिन माइस क्या हो गया, मर गया। तो यहाँ से होती है एक बात की डिस्कवरी, एक हाइपोथेसिस, जो कि ग्रिफिथ जी ने बोला कि कुछ तो ऐसा है कि जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया और आर स्ट्रेन बन गया वायरलेंट, जिसकी वजह से चूहा अल्टीमेटली मर गया। देखो, ये तो एक तरह का, मतलब अभी तो पता नहीं था कि वो चीज़ डीएनए है, लेकिन मैं आपको बता दी हूँ होता क्या है
कि इस जब ये दोनों साथ में डाले गए ना, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, तो एस स्ट्रेन का जो डीएनए था, कितना भी हीट किल कर लो डीएनए बहुत रेजिस्टेंट होता है बेटा, डीएनए नहीं मरता, डीएनए नहीं ख़त्म होता। तो डीएनए क्या होता है, आर स्ट्रेन के अंदर चला जाता है, और आर स्ट्रेन क्योंकि लाइव था, लिविंग था, तो उसने क्या हुआ, वो डीएनए जिसके पास, उस डीएनए के पास वो जीन थी कि वो ग्लाइकोकैलिक्स ही कवर बनाए, तो जब वो आर स्ट्रेन में गया तो आर स्ट्रेन अपने अराउंड ग्लाइकोकैलिक्स की म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कवर डेवलप कर लिया, जिसकी वजह से वो वायरुलेंट बन गया और वो माइस में जाते ही माइस को मार दिया निमोनिया इन्फेक्शन से। ठीक है, चलो जी, अब हम क्या करते हैं कि हाँ, यहाँ पे बताया कि जब वो इंजेक्ट किया इस मिक्सचर को, जहाँ पे उन्होंने हीट किल्ड एस लिया और आर बैक्टीरिया लिया, माइस मर गया। लेकिन मोर ओवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम डेड माइस। जब उसने डेड माइस के बारे में रिसर्च किया कि भाई ये मरा क्यों, उसके अंदर उन्होंने क्या पाया, एस बैक्टीरिया को पाया। एस बैक्टीरिया को क्यों पाया बेटा, मैंने आपको बताया ना कि आर बैक्टीरिया एस बैक्टीरिया में बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, इसीलिए इसको बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि फेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था इन द ईयर 1828। फेडरिक ग्रिफिथ दिए थे 1828 में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिए थे, क्योंकि यहाँ पे जब डीएनए में गया तो द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द ग्लाइकोकैलिक्स कोड अराउंड द आर स्ट्रेन, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया एस स्ट्रेन में। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट किल एस बैक्टीरिया, किसी तरह तो ट्रांसफॉर्म हुआ है, कुछ तो ऐसा है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया है और आर स्ट्रेन को बना दिया एस स्ट्रेन, कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो कि ट्रांसफ़र हुआ है हीट किल एस से, दैट had enabled the S strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. This must be due to the transfer of genetic material। और हम जानते हैं, देखो ये हम दे रहे हैं, ठीक है, कि हाँ ये तो हो सकता है कि कुछ तो है जो जेनेटिक, देखो वो उन्होंने ये कंक्लूड किया ना कि ये कुछ तो है, ये जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफ़र हो रहा है, उन्होंने, इनको ये पता चल गया था कि कुछ तो ऐसा है जो कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जा रहा है, और वो उन्होंने ये भी पता लगाया, उनको ये भी पता था कि ये पक्का ही जेनेटिक मटेरियल है, तभी तो वो कैरेक्टर उसके अंदर आ रहा है कि म्यूको स्मूथ पॉलीसैकेराइड की कोट उसके अराउंड बन रही है, आर स्ट्रेन के अराउंड बन रही है, क्या बन रही है, स्मूथ पॉलीसैकेराइड की कोट बन रही है बेटा। ठीक है, हावेवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल का जो बायोकेमिकल नेचर है वो डिफाइन नहीं हुआ।